Hello everyone, this side Nidhi Saxena and I'm starting my first video series for you guys. So before starting my first video series, I would like to give you a brief information about myself. That is, first of all, I am a NISM certified and a SEBI registered investment advisor. I have been serving in this industry from last 10 years and helped many of my friends in achieving their financial goals and in stock market by providing them the right way of guide and providing them real guidance how they can make money in the stock market. So in this video today, the video what I am going to start, इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या होता है और आपके लिए राइट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा और आप किस तरीके से सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए हमने इसको दो पार्ट में बनाया है। एक फर्स्ट पार्ट है, अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। सो आपको पूरा नॉलेज होगा कि सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट का और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के अंदर कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और किस तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट कर सकते हैं और अपना एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगी राइट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये आती है कि अगर मैं कभी भी आई आस्क एनी ऑफ माय फ्रेंड्स और एनी ऑफ माय क्लाइंट्स कि सर आपने अभी तक में अपनी लाइफ में क्या क्या इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो मैक्सिमम टाइम जो मुझे रिप्लाई मिलता है, मैक्सिमम टाइम आई एम सेइंग इज दैट कि मैम पैसा ही कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए, पैसा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट के लिए। सही बात है, अगर पैसा नहीं होगा तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके इस पैसे वाली प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगी और फिर इन्वेस्टमेंट के टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास क्या अवेलेबल है उसके बारे में आपको गाइड करूंगी। तो देखिए, पैसा सबके पास होता है। आपने मूवी का डायलॉग तो सुना ही होगा कि पैसा सबके पास होता है, सब छुपा के रखते हैं, बताता कोई नहीं है। सेम फील्ड है, सेम चीज है, सब जगह अप्लाई होता है। Everyone have the money, but nobody knows or nobody tries to show it in front of all. And दूसरी चीज क्या होती है कि आपको अपना पैसा जो आपके पास होता है, देखिए सबके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, सबके पास जो जितना कमा रहा होता है ना वो उससे संतुष्ट कभी नहीं होता है, वो हमेशा उससे और एक लेवल हायर जाना चाहता है और फिर उसके ऊपर जाके और ज्यादा कमाना चाहता है। और यही लाइफ में सबसे बड़ा इंस्पिरेशन भी है, तभी एक व्यक्ति तरक्की कर पाता है। बट आप एक बात बताइए कि इन केस अगर आप आज की तारीख में 25,000 रुपीज मंथली कमाते हैं तो क्या आप अपना बजटिंग 25,000 के अकॉर्डिंग नहीं कर लेते हैं कि चलो मैं 25,000 कमा रहा हूँ तो मेरे 25,000 के अकॉर्डिंग मैं अपना 5,000 रूम रेंट में दूंगा, मैं अपना 2 to 3,000 हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में दूंगा, अपना 3 to 4,000 मैं अपना पेट्रोलिंग में दूंगा और बाकी जो रिमेनिंग मेरा पैसा रहता है मैं उसके खर्चे भी प्लान अप कर लेता हूँ कि मेरे को कैसे कैसे कहाँ का क्या क्या खर्चा करना है। बट इज इट राइट? अगर चलिए आपकी तनख्वाह, अभी मैंने आपकी सैलरी इंक्रीज कर दी, आपकी सैलरी इंक्रीज होकर 25,000 से अब हो चुकी है 45,000, देन यू व्हाट विल यू डू? अब आपका बजट 45,000 में सेट हो जाएगा। अब आप 45,000 के अकॉर्डिंग अपनी सैलरी को डिवाइड कर लेंगे और अब आप 45,000 के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस करेंगे। देखिए, एक्सपेंसेस का ये है ना कि एक्सपेंसेस के नेवर एंड। आप अपने एक्सपेंसेस को कट शॉर्ट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, सही बजट प्लानिंग कर सकते हैं। आप में से आज हम, आप और हर व्यक्ति एक रेस्टोरेंट जाता है, एक कॉफी शॉप जाता है। हम लोग डेली के अभी इस लॉकडाउन के पीरियड के पहले, एक्चुअली लॉकडाउन के बाद तो सब बहुत चेंज हो गया, आजकल हम बहुत सेविंग्स करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के पीरियड के मैं पहले की बात करूँ तो लॉकडाउन के पीरियड के पहले क्या अगर मैं चाहती हूँ तो अगर आप मान के चलिए हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते से एक कॉफी शॉप पे जाएंगे, रास्ते में अगर कॉफी शॉप आई है तो डेफिनेटली उस पर रुकेंगे, एक कॉफी लेंगे, एक बर्गर लेंगे एंड we'll have some brunch over there and उस ब्रंच में हम लोग मिनिमम एक्सपेंडिचर करेंगे अराउंड 800 to 1,000 रुपीज का। अब ये मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर मैं कहूँगी किसी और की बात करूँ तो एक नॉर्मल टू नॉर्मल व्यक्ति भी अगर कहीं शॉपिंग करने जाएगा या कहीं बाहर डिनर पे जाता है या बाहर घूमने जैसी कोई व्यक्ति निकलता है तो वैसे उसके एक्सपेंडिचर स्टार्ट हो जाते हैं। कम से कम भी वो व्यक्ति खर्चा करेगा तो 100 रुपए तो वो बाहर जाता है तो खर्चा करके आ ही जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो 100 रुपए आपने बाहर जाके खर्च किए हैं, ये 100 रुपए अगर आप सेव कर लेते और इस 100 रुपए का आप एक इन्वेस्टमेंट कर देते तो ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए
क्या आने वाले कल में एक बेनिफिशियल रिजल्ट नहीं दे सकता? चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम ये जो बजट प्लानिंग है इसके लिए मैं अलग से एक सेक्शन और अलग से एक वीडियो क्रिएट करूंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी और समझाऊंगी कि आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, यानी आप अपनी लिमिटेड कमाई के अंदर मैक्सिमम चीजें मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो जैसे कि मैंने बताया हमारा टॉपिक है राइट चॉइस ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो हम उसी पे कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मैं इन्वेस्टमेंट में वापस आती हूँ तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं? आपने बोला या तो नहीं करते हैं, या तो आप ये जवाब दोगे कि ये तो हाई क्लास लोगों का काम है। अब भैया जिसके पास पैसा ऑलरेडी है उसको और पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो व्यक्ति जानता है उसकी चीजें मैनेज्ड हैं। और जिसके पास इन्वेस्टमेंट होता है ना, आई एम टेलिंग यू, चाहे वो दुनिया का सबसे रईस इंसान क्यों नहीं हो, वो उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करता है कि मैं अपने पैसे को और कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो व्हाई नॉट अ मिडिल क्लास पर्सन? अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या हायर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और आपको ये बात समझनी होगी। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप देखिए आज से 10 मीन्स मैं आपको एक हिस्टोरिकल ग्राफ प्रेजेंट करना चाहूंगी। अगर इस ग्राफ की मैं बात करूं तो 1970 के टाइम ड्यूरेशन पे अगर आप देखोगे कि जो अमाउंट था 100 रुपीज अगर 1970 में किसी व्यक्ति के पास होते थे तो वो व्यक्ति वाकई में उस टाइम का बहुत रईस व्यक्ति माना जाता था। अब 1970 में जो 100 रुपए की वैल्यू थी, 1980 आते आते वो वैल्यू उस 100 रुपए की जो परचेसिंग पावर थी और जो 1980 में 250 रुपए की परचेसिंग पावर थी वो बराबर थी। अंडरस्टूड द फैक्ट? मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जाम्पल लेके। फॉर एन एग्जाम्पल 1970 में आप एक सोफा परचेज करने जाते हैं तो वो सोफा 100 रुपए का आता है, लेकिन 1980 में जब आप उसी सोफे को परचेज करने जाते हैं तो अब वो सोफे की कीमत हो चुकी होती है 250 रुपए। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है। सेम चीज अगर मैं आगे रिपीट करती हूँ, 1980 से जैसे हम 1990 पे शिफ्ट हुए तो ये जो 250 रुपए है ये 250 रुपए से इंक्रीज होके हो चुका था 487 रुपीज। फिर 1980 से मतलब 1990 से अगर हम 2000 में जाते हैं तो सबसे बड़ी महंगाई जो आई थी वो 1990 से 2000 की चेंज में ही आई थी, जो कि 487 रुपीज से ये सीधे बढ़ के हो गया था 2000 रुपए। यानी 1990 में आप लगभग 500 रुपए में उस सोफे को परचेज कर सकते थे जो आप 1970 में 100 रुपए में करते थे, 1980 में 250 रुपए में कर पा रहे थे। वही चीज आप 1990 में 500 रुपीज में कर पाए और वही चीज अभी 2000 आते से ही वो चीज 2000 रुपए की हो चुकी है। अब आप उसके लिए 2000 रुपए स्पेंड कर रहे हो। 2010 आया, वो वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है ऑलरेडी अराउंड 2500 रुपीज एंड वही वैल्यू ऑफ 2020 में अब प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कितनी हो चुकी है। इट इज अराउंड 4263 रुपीज। ये है हिंदी में अगर मैं कहूं इसको तो इसको कहते हैं महंगाई दर, और इंग्लिश में कहूं तो इसे हम कहते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी समय के साथ साथ कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई जिस अकॉर्डिंग बढ़ रही है क्या हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी इस अकॉर्डिंग बढ़ रही है। और फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने एक बैंक गए, आपने एक बैंक में जाके एक 100 रुपए का निवेश किया, एक 100 रुपए की आपने एफडी करवाई होती अगर 1970 में, तो मैं कहती हूँ 1980 में आपकी एफडी मैच्योर हो गई होती, 10 इयर्स में आपका अमाउंट डबल हो चुका होता। और 10 इयर्स में जब आपका अमाउंट डबल होता सर तो आपको कितने रुपए मिलते? 200 रुपए। अब 1980 में ऑलरेडी 250 रुपए और 1970 के 100 रुपए बराबर है। यानी आपने बैंक में 10 साल पैसा रख के आप टोटल इन्फ्लेशन रेट को भी कवर नहीं कर पाए। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए बैंकिंग में सेविंग्स करना, और आप एफडी में कितना पैसा डालते होंगे या आप आरडी में कितना पैसा डालते होंगे, परचेसिंग पावर तो दिन ब दिन रिड्यूस होती जा रही है। यानी कुल मिला के जब आप एक एफडी करते हैं, अगर आपने 2010 में भी एक एफडी करवाई होती और 2010 में एक एफडी करा के आपने 10,000 रुपए की एफडी कराई होती है और आज जब वो एफडी मैच्योर होती है आपको लगता है आपको 20,000 रुपए मिले, लेकिन भैया इस बार आपकी 20,000 रुपए की परचेसिंग पावर और सन 2010 में आपकी 10,000 रुपए की परचेसिंग पावर इक्वल है। इन दोनों में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि क्या सही तरीका होगा
इस पैसे को मैं कैसे लगाऊं कि मेरी परचेजिंग पावर से ज्यादा अमाउंट बढ़ के मेरे हाथ में आने लग जाए। और वो चीज समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी और इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यानी रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कवर करने का केवल एक उपाय है और वो उपाय है कंपाउंडिंग, यानी द पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हमें कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर को यूज करना होगा। जब हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की पावर को यूज करेंगे तभी हम इस रेट ऑफ इन्फ्लेशन की जाल से ऊपर निकल के आ पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं? सो फॉर एन एग्जाम्पल, मान के नहीं चलिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी देके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एक बार एक राज्य होता है, एक छोटा सा राज्य होता है। उस राज्य में एक राजा होता है और प्रजा होती है। प्रजा में एक व्यक्ति होता है सबसे ज्यादा समझदार होता है। अब ये जो सबसे समझदार व्यक्ति होता है ये राजा को जाता है, सुझाव देता है। राजा उसके सुझाव को बहुत मानता है और राजा उसकी बातों की बहुत वैल्यू भी करता है। ऐसे ही एक दिन आए दिन प्रजा को इस बात से दिक्कत होती थी कि भैया इस व्यक्ति को मार्केट में बहुत वैल्यू मिलती है, राजा जी इसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो प्रजा जो थी उनके अंदर मन ही मन में उस व्यक्ति को लेके थोड़ा सा मतभेद आ गया और प्रजा ने एक दिन मिलकर उस व्यक्ति को फंसा दिया। प्रजा ने जब फंसाया तो राजा प्रजा की बातों में आके भरोसा कर गए और उस व्यक्ति को राजा ने मृत्युदंड की सजा दे दी। जब राजा जी ने उस व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा दे दी, अब वो व्यक्ति तो भैया समझदार था ही। राजा जी उसके पास गए और पूछा उससे जाके कि आपकी एक अंतिम इच्छा मुझे बताएं कि आप मृत्यु के पहले क्या चाहते हैं, आप कुछ भी मांगे मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो जो बंदा था उसने राजा जी से रिक्वेस्ट की कि राजा जी मेरी बस एक विनती है आपसे, आप उसे मान जाइए। राजा जी ने बोला हाँ बताइए। उसने कहा एक चेस बोर्ड लीजिए राजा जी, उसमें आप पहला जो ब्लॉक होता है उसमें चावल का एक दाना रखिए और उसके दूसरे ब्लॉक में जस्ट उसका डबल कर दीजिए। इस प्रकार से करते करते 64th ब्लॉक तक जितना नंबर निकल के आता है आप उतने अन्न के दाने, उतने चावल के दाने मेरे घर पहुंचा दीजिए ताकि मैं सुख से मर सकूं। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं रहे कि मेरी बीवी और मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद खाने के लिए परेशान होंगे। राजा ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजा ने फटाफट चेस बोर्ड मंगाया और चावल के दाने मंत्री से बोला, मंत्री ने गिनने चालू कर दिए। और जैसे ही उन लोगों ने चावल के दाने गिनना चालू किए तो उन्हें समझ में आया कि जो चावल के दाने पहले ब्लॉक पे 2 थे, दूसरे पे 4 हो गए, तीसरे पे 8 हो गए, चौथे पे वो और मल्टीप्लाई होके इसी प्रकार से इंटू 2 होके पावर बढ़ती जा रही है, दाने बढ़ते जा रहे हैं। जब वो 12th ब्लॉक पे पहुंचा तो राजा को टेंशन होने लग गई अब तो, क्योंकि वो 12th ब्लॉक तक पहुंचते पहुंचते ही 2048 के नंबर पे पहुंच चुका था। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, यू वोंट बिलीव, 32 ब्लॉक पे जाके, नंबर 32 ब्लॉक पे जाके जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती है 214 करोड़ 74 lakhs 83,648 एंड यही वैल्यू 64th ब्लॉक पे पहुंचते पहुंचते 9.2 मिलियन में कन्वर्ट हो जाती है। सो कैन यू जस्ट इमेजिन कि ये वैल्यू कितनी तेजी से इंक्रीज हुई है। इतना इंक्रीमेंट से राजा बहुत परेशान हो जाता है और राजा अपना पूरा राज्य उसके सामने हार जाते हैं और उसको अपना राज्य आगे दे देते हैं कि भैया तुम काम करो, हम तुम्हारे अंडर में काम करेंगे। दिस इज द रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट्स में इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रियल यूज जान जाएंगे तो हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को डेफिनेटली बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर पाएंगे। एंड नाउ अबाउट दिस मल्टीप्लीकेशन, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूजेज यानी इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा कमाई कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हमको देता है। आप एक बात बताइए, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने से पहले इस बात के बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज 99% इंडियन इन्वेस्टर्स का ये मानना रहता है, ये सोचना रहता है, ये बहुत रिजिडनेस रहती है हमारी सोच की कि हम जहां पे भी इन्वेस्टमेंट करें उधर हमें 100% गारंटेड रिटर्न मिलना चाहिए। आप एक बात बताइए, आपने कितने लोगों को अपनी लाइफ में देखा है ऐसा जो कि एक बिजनेस करते हैं और बिजनेस में सक्सेस पा रहे हैं, जिन्होंने अपना बिजनेस मात्र कुछ हजारों से शुरू किया
और आज लाखों की ऊंचाइयों तक, करोड़ों की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, क्या उन लोगों ने भी अगर उस हजारों रुपए की चिंता ऐसे की होती है और उस 1000 रुपए को इन्वेस्ट करने के पहले एक गारंटी मांगी होती या एक गारंटेड रिटर्न मांगा होता, तो क्या आज वो लोग उस ऊंचाई तक पहुंच पाते? एक गारंटेड रिटर्न आपको कहीं फिक्स नहीं होता है। आप अपनी जॉब में भी जब ऑफिस जाते हैं और जब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो ये गारंटी नहीं होती है कि मंथ के एंड में आपको फुल सैलरी आएगी, आपकी सैलरी में से डिडक्शन हो जाते हैं। सो हाउ कैन यू इमेजिन ऑफ गेटिंग अ गारंटी इन अ फॉर्म ऑफ रिटर्न? बैंक आपको गारंटेड रिटर्न देता है, इसलिए बैंक का जो गारंटेड रिटर्न होता है वो आपके रेट ऑफ इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में आपको उतना पैसा नहीं दे पाता है, आपकी परचेसिंग पावर सेम रह जाती है। सो व्हाट वुड बी द राइट इन्वेस्टमेंट? चलिए अब हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। गारंटी वर्ड को थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के सेक्टर में आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप गारंटी को लेकर बैठे रहोगे तो आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से नहीं कर पाओगे और आप जितना पैसा बनाना चाहिए आपको, आप उतना पैसा नहीं बना पाओगे। समझ में आया होगा कि कंपाउंडिंग की पावर को अगर हमने अपने हाथों में पकड़ लिया तो हम अपने पैसे को कितनी तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक्सप्लेन करने के बाद में मैं आती हूँ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पे कि क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मार्केट में और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है ऐसा जिसमें हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं और जिसने हिस्ट्री में ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं। सो इंक्रीज करते हैं। सबसे पहले मैं सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको लिस्टिंग बताती हूँ कि क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में हमें कितना बेनिफिट मिलता है। तो पहला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग भी है, और ये फर्स्ट मेथड है बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स, राइट। बैंक में सबसे ज्यादा लोग आज भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बैंक में या तो एफडी कराते हैं या तो आरडी कराते हैं। बैंक की एफडी और आरडी सेफेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मस्ट प्रिफर्ड इन्वेस्टमेंट है। और बैंक में जो आप एफडी एंड आरडी कराते हैं इस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो 7 to 8% का मिलता है। डिपेंड करता है, टाइम टू टाइम ये इंटरेस्ट रेट वेरी होता रहता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें इसके बाद सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, नॉर्मली हाउस में जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनका ये सबसे पसंदीदा इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। कि वो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में या तो आरडी करवा लेती हैं या तो पोस्ट ऑफिस स्कीम की कोई ऐसी स्कीम स्टार्ट कराते हैं जिसमें 5 years या 6 years या 8 years की टर्म तक वो बहुत छोटा छोटा एक पेनी अमाउंट उसमें पे करती रहती है ताकि बाद में एक लमसम अमाउंट उसमें से निकल के आए। ये बात आप सभी के फैमिलीज में हुई होगी कि जब कभी मुसीबत आई होगी तो वो अमाउंट एक लमसम अमाउंट के साथ सामने आया होगा। सो ये जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स होती हैं, इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में भी जो हमें आज की तारीख में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 7 to 8% के मिड में ही है। एक स्पेशल स्कीम चलती है जो कि सीनियर सिटीजन के लिए, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, उसमें ये इंटरेस्ट रेट जो है अराउंड 8.9% तक है। बट आप एक बात ध्यान दीजिए, जहां पे भी आप गारंटीड रिटर्न पा रहे हैं जैसे कि बैंक हो गया, आरडी हो गया, आपकी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई, इन सभी गारंटीड रिटर्न में आपका लॉकिंग पीरियड रहता है। आप लॉकिंग पीरियड को ब्रेक करते हैं तो आपके इंटरेस्ट में से कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। वैसे ही पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैंने आपको बताया हाईएस्ट रिटर्न मिलता है, दैट इज अराउंड 8.9%। एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बाद एक नेक्स्ट होता है पीपीएफ। पीपीएफ में लोग फंड अपना इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, बट पीपीएफ में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें भी 15 years का लॉकिंग पीरियड होता है। पीपीएफ के बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आता है हमारे पास में प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज में वही लोग इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं जिनके पास बहुत बल्क में पैसा होता है, बल्क इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर में जो इन्वेस्टमेंट होता है ये एक पुराने जमाने का पसंदीदा इन्वेस्टमेंट है लोगों का कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर दो, इट विल डेफिनेटली गिव यू गुड रिटर्न। मैं इस बात से काफी सहमत हूँ कि गोल्ड का इन्वेस्टमेंट आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की तरह रिटर्न देता है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जो गोल्ड का इन्वेस्टमेंट है ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। आज से 10 साल पहले ये गोल्ड या सिल्वर की आप जो वैल्यू देखेंगे और जो आज की वैल्यू देखेंगे उसमें आपको चेंजेस नजर आएंगे। लाइक बिफोर 10 years व्हाट आई थिंक इज दैट सिल्वर की जो वैल्यू थी वो अराउंड 75,000 पर केजी तक सिल्वर ने अपने प्राइस को टच कर लिया था, और आज की तारीख में सिल्वर वापस 75,000 के प्राइस पे टच कर रही है। यानी 10 साल पहले जो वैल्यू थी और 10 साल बाद भी सिल्वर की इन्वेस्टमेंट में आपकी वैल्यू वहीं की वहीं है। अब हम नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है कि आप किसी असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें, एक होता है आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करें।
अब असेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना यानी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, और सेल्फ इन्वेस्टमेंट करना यानी अपना खुद का डीमेट अकाउंट ओपन करवाएंगे, डीमेट अकाउंट में आप फंड्स डालेंगे और अपने फंड्स को बाइफरकेट कर करके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब आप एक बात बताइए, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी, डेफिनेटली एक असेट मैनेजमेंट कंपनी में जो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी कैसे काम करती है इसके ऊपर मैं एक अपना अलग ट्यूटोरियल बनाऊंगी, एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूंगी व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपका पैसा जो रहता है, ऐसे आपके जैसे कई लोगों का पैसा जो होता है एक जगह इकट्ठा होता है, फिर एक हेड होता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर होता है जिसने पूरी फाइनेंस की स्टडी की होती है, एक रिसर्च एनालिस्ट की टीम होती है, वो पूरी गैदर होकर वर्कअप करती है और तब जाकर के आप सबका इन्वेस्टमेंट एक जगह लगाती है, उसके अकॉर्डिंग जो बेनिफिट्स निकल के आते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब आपके लिए एक थर्ड पार्टी यहाँ पे काम कर रही है क्योंकि टोटली थर्ड पार्टी है, और यहाँ जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं और अपने डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये डीमेट अकाउंट आपके हाथ में होता है और आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा डालते भी हैं, निकालते भी हैं, इमीडिएटली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, इमीडिएटली उसमें से कैश पे आउट ले सकते हैं। ये आप अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको एक शेयर का एग्जांपल देना चाहूंगी। इस शेयर की जो वैल्यू है ये 2003 में थी अराउंड 500 और आज उसकी वैल्यू है अराउंड 81,000। दिस इज एमआरएफ टायर्स। एमआरएफ टायर्स में अगर आपने सन 2003 में इन्वेस्टमेंट किया होता और इसका एक शेयर बाय किया होता 500 रुपीज का, तो आज आपके वो 500 रुपीज अराउंड 81,000 में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इसी अकॉर्डिंगली ये तो चलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग शेयर हो गया। अगर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग शेयर की वैल्यू को भी मैं हटा दूं और कोई नॉर्मल शेयर लेते हैं, हम विप्रो का शेयर ले लेते हैं, टीसीएस का शेयर ले लेते हैं, एसबीआई का शेयर ले लेते हैं, मैं कहती हूँ आप उस टाइम का कोई भी शेयर अगर उठाएंगे और उसकी वैल्यू आज के रेट से कंपेयर करेंगे, या निफ्टी का चार्ट देखेंगे या सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे तब से आज तक का, तो आपको क्लियर होगा कि स्टॉक मार्केट में अगर आपने तब से लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया होता तो आज रेट ऑफ इन्फ्लेशन की कंपैरिजन में आप काफी ज्यादा प्रॉफिट में होते हैं, क्योंकि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बैंक आपका पैसा डबल करता है उससे कई गुना तेजी से आपका पैसा यहाँ पे डबल हुआ होता है। व्हाट एक्चुअली स्टॉक मार्केट जो होता है इसको कई फोर्सेस ड्राइव करती हैं, ये इंडियन इकोनॉमी का रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। आप एक बात बताइए, जब सेंसेक्स या निफ्टी के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पूरी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बातचीत होती है कि व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई द इकोनॉमी इज फॉलिंग। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है। इस मेजर पॉइंट के बारे में आप इतना जानते होंगे, आपने बचपन से सुना होगा, जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनते होंगे कि निफ्टी गिर गई, भारत में आर्थिक मंदी आती जा रही है, निफ्टी उठने लग गई, निफ्टी में अगेन इंक्रीमेंट आने लग गया है, पावर ऑफ परचेजिंग जो होती है वो सॉलिड होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। सो दिस ऑल वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड स्टॉक मार्केट में भी जैसे मैंने आपको बताया कि किस अकॉर्डिंगली अभी भी एक्सप्लेन किया मैंने, और मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी स्टॉक मार्केट पे जिसमें आपको डिटेल में गाइड किया जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और कहाँ पे अकाउंट ओपन करना सेफ रहता है, क्या स्ट्रेटेजीज रहती हैं और कैसे आप अपने खुद की पर्सनल फंड्स को इन्वेस्ट करके मैक्सिमम बेनिफिट कमा सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप डेफिनेटली हमारी कंपनी के मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन अस के बटन पे क्लिक करके कमेंट के सेक्शन में जाके अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं और मुझसे अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं आपका डेफिनेटली उस सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।